नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी के जैसे कि हम आपको डेली महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो है वो करा रहे हैं, तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 9, जिसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 8, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं 8 बजे शाम के, तो लाइव आकर भी आप शाम 8 बजे जो है ये वीडियो देख सकते हैं। अल्टरनेट डे पर हम अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं जो पिछले वाले वीडियो में प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। प्रश्न क्या पूछा था? मृगनयनी में कौन सा समास है? ये मैंने प्रश्न पूछा था, 4 ऑप्शन भी दिए थे। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी वाला यानी कि कर्मधारय समास जो है वो सही हो जाएगा। कर्मधारय समास होता क्या है? तो जिस समस्त पद जो है उसका जो उत्तर पद क्या होता है? जैसे कि मृग नयनी लिखा है, तो जहां पर 2 वर्ड आप देखेंगे, एक तो आप देखेंगे मृग और एक देखेंगे आप नयन। तो जो बाद वाला है वो आपका क्या है? वो आपका उत्तर पद है। पहले वाला क्या है? ये आपका पूर्व पद है। तो आपका जो कर्मधारय समास है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जिस समस्त पद का जो आपका उत्तर पद होता है वो प्रधान हो, और उसके साथ साथ पूर्व पद और जो उत्तर पद है इसमें आपका उपमेय या कह सकते हैं उपमान जो है, उपमेय उपमान का जो है वो संबंध हो। या इसी के अलावा एक और संबंध होता है, वो होता है विशेषण विशेष का संबंध। तो या तो उपमेय उपमान का संबंध हो या विशेषण विशेष का संबंध हो, वहां पर आपका कर्मधारय समास जो है वो होता है। इसके अलावा जो कर्मधारय समास होता है उसकी पहचान के लिए भी आपको 2 शब्द पता होने चाहिए। जो विग्रह आप करते हैं तो दोनों के या दोनों जो पद होते हैं उनके मध्य में क्या लगता है? तो उनके मध्य में या तो जो लगता है या आप कह सकते हैं के समान लगता है। ये अधिकतर आपको देखने को मिलता है, इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों ध्यान रखिएगा। और भी बहुत चीजें लगती हैं परंतु मुख्यतः आपको यही देखने को मिलता है। अब जैसे कि यहाँ पर मृग नयनी लिखा हुआ है, इसको आप समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? मृग के समान नयन। तो के समान देखिए आ रहा है विग्रह करने के बाद दोनों पदों के बीच में, यानी आप कह सकते हैं कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका सबसे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है इनमें से कौन सा सही होगा। डेली 20 प्रश्न हम शाम 8 बजे जो है लाइव कराते हैं, तो कोशिश किया करिए कि एक दिन में जो आप 20 प्रश्न हैं उनको देख लीजिए, और कहीं ना कहीं एक साथ आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लेंदी लगेगा। इसलिए 20-20 प्रश्न करके डेली जो है वो देखते चला करिए। बात करते हैं, चलिए 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रत्न गर्भा जो है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। देखिए चारों ऑप्शन आपके थोड़ा सा जो सामान्यता आपको पर्यायवाची में नहीं देखने को मिलते हैं वो दे रखे हैं। तो रत्न गर्भा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से जो है वो बना है? 4 ऑप्शन है, भास से भास, भास और इस प्रकार से 3 सा यहाँ पर बनी हुई हैं। देखिए काफी बार क्या होता है, आपको पता होता है कि भाषा शब्द संस्कृत के भास से बना है। अब आपको ये नहीं पता होता है कि भास ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, और तीनों ऑप्शन में आ गए। बस आप तभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई भी चीज को आपको याद रखना है तो एकदम क्लियर याद रखना है, ताकि प्रश्न में आए तो आपको कंफ्यूजन जो है वो ना हो। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है ABCD में आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि भाषा शब्द जो है वो भास से बना है। देखिए भाषा में जो शाह आती है षटकोण वाली, वही आपकी जो बना हुआ है उसमें भी शाह षटकोण वाली आती है। बस इससे जोड़कर याद रखेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तरुण का विपरीतार्थक शब्द जो है वो क्या होता है? मंद होता है, वृद्ध होता है, सुस्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि जो तरुण है उसका विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो है वो क्या होता है। ऑप्शन A, B, C या D में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो बी वाला आपका ऑप्शन वृद्ध जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तरुण का विपरीतार्थक वृद्ध जो है वो होता है।
चौथा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ जो है उसका अर्थ है आपको बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, वसंत, शीतल, सर्दी या विस्तार। आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द जो है जो पतझड़ का जो है वो अर्थ है, वसंत, शीतल, सर्दी या विस्तार। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं एबीसीडी में कौन सा सही होगा। तो पहला आपका ऑप्शन वसंत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं पतझड़ का अर्थ है। अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा, ग्रीस में कौन सी संधि जो है वो होगी, गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या अयाधि संधि। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इस प्रकार के कभी प्रश्न आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले संधि विच्छेद करना है। तो गिरीश का आप किस प्रकार से करेंगे वो सोचिए। तो गिरीश को आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, गिरी लिखेंगे और प्लस ईस लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा। अब इसमें रूल देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पर जो गिरी में है तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका छोटी ई आ रहा है, प्लस ईस में यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ये बड़ी ई आ रहा है। और बन देखिए आपका क्या आ रहा है, गिरीज, यानी कि क्या बन रहा है, बड़ी ई बन रहा है, यानी कि छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बना रहा है आपका। और ये रूल आपका किस में लगता है, तो ये रूल आपका दीर्घ संधि में लगता है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पर बी, दीर्घ संधि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो कभी आपका गलत जो है वो नहीं होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण जो है वो कौन से हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से अल्प प्राण वर्ण जो है वो कौन से हैं। छोटा, बड़ा, फा, भा, का, गा या था और धा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो आपको अल्प प्राण जो है पता होना चाहिए होता क्या है। प्राण का मतलब होता है एक्चुअल में वायु, और जो अल्प है उसका मतलब आप जानते ही हैं, अल्प मतलब कम। बस यहीं से इसका अर्थ आप निकाल सकते हैं, यानी कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले या मुख से कम हवा निकले वो आपके अल्प प्राण व्यंजन जो है उसके अंतर्गत आते हैं। अब होते कौन कौन से हैं, तो जो वर्ग आपके बटे होते हैं, का वर्ग, जैसे का वर्ग, तो उसमें वर्ग में आपका पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके जो वर्ण होते हैं ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। जैसे कि आपका का वर्ग में हम बात करें तो आपका जैसे का वर्ग में का आता है, उसके बाद खा तो आपका दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि गा आता है, उसके बाद का, खा, गा, यहाँ पर अंगा आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपके क्या हैं, ये आपके अल्प प्राण है। ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन दे रखा है, बाकी ऑप्शन आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको। और अल्प प्राण के अलावा आपका एक और होता है महाप्राण, जो कि आपका यहाँ पर जो दूसरा छूटा हुआ है, चौथा छूटा हुआ है, ये सभी आपके किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो सातवां। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द आपको छांटना है जो कि शुद्ध है, भीष्म, हिंदू, चिन्ह या प्राण। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है वो जो शब्द है वो शुद्ध है, भस्म, हिंदू, चिन्ह और प्राण। इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न में आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो कौन सा शब्द शुद्ध है चारों में, तो प्राण आपका यहाँ पर जो है वो शुद्ध लिखा है, बाकी आपका गलत लिखा हुआ है। अन्य ऑप्शन में आपका जैसे भस्म नहीं आप कह सकते हैं, भीष्म भी आप लिखते हैं, और यदि आप भस्म भी लिखना चाहते हैं तो ये जो शाह षटकोण वाली है ये इस प्रकार से नहीं होती है, ये आपकी ये वाली सा जो है वो बनती है। हिंदू आप जानते हैं बड़े की मात्रा लगती है। बात करते हैं चिन्ह की, तो ये चिन्ह आपका जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी आपको काफ़ी जगह सही लिखा देखने को मिलता है, परंतु ये आपका चिन्ह इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। चिन्ह जो है इस प्रकार से लिखा जाता है कि आदि ना जो है उसकी जगह जो हा होती है
उसी के नीचे आप इस प्रकार से देखते हैं, ये चिन्ह जो है आपका सही लिखा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो शुद्ध है वो केवल और केवल प्राण जो है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? छांटना है आपको। कलश, पुण्य, रसायन या कल्याण। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है आपको बताना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, वहां पर शुद्ध पूछा गया था, यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है। तो आपका पुण्य जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पा जो है उसमें बड़े ओ की मात्रा नहीं लगती है आपकी, जबकि आपके छोटे ओ की मात्रा जो है वो लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है? आपको बताना है कौन सा युग्म शब्द गलत है। नशा, मद, निशान, चिन्ह, नगर, शहर या नारी, स्त्री। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप चिन्ह, ये आपका सही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे पहले आया था उसमें आधी ना बनी हुई थी, वो आपका गलत होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा यहाँ पर गलत है? तो आपका ऑप्शन बी यहीं पर ये जो है गलत है। निशान, चिन्ह ये शब्द युग्म गलत है। निशान का अर्थ क्या होता है? तो झंडा जो है इसका अर्थ जो है वो होता है। तो आपका यही वाला यहाँ पर गलत शब्द युग्म दे रखा है। 10वां प्रश्न देखते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 7। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। संधि के प्रकार कितने होते हैं ये आपको जो है वो बताना है। मुख्यतः पूछे गए हैं, किसी के अंतर्गत जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो 3 आपका सही हो जाएगा। कौन कौन सी? एक तो आप जानते हैं स्वर संधि होती है, दूसरी आप जानते हैं व्यंजन संधि होती है, और इसके अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार होते हैं, परंतु इसीलिए मैंने कहा मुख्यतः पूछे गए हैं। और तीसरी आपकी होती है विसर्ग संधि। तो ये जो है 3 प्रकार मुख्यतः आपको देखने को, तो ये 3 प्रकार होते हैं आपके संधि के, बस ध्यान रखिएगा। आपका यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11, दिए गए जो शब्द है उसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये आपको छांटना है। सुषुप्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध वर्तनी जो है वो छांटनी है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो लगभग 5 सेकंड का समय मैं प्रत्येक प्रश्न में आपको दे रहा हूं ताकि आप सोच सकें। बात करते हैं चलिए अब उत्तर की। तो सी वाला आपको ऑप्शन सुषुप्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा, काफी बार शुद्ध वर्तनी में जो है वो पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 12, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है। सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत या सांसारिक, इस प्रकार से अलग अलग 4 शब्द दे रखे हैं, बताना है आपको कि कौन सा जो शब्द है यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सर्वोत्तम में तो आप जानते हैं ता में इस प्रकार से लाइन खींचती है, तो ये वाला आपका ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। ता जो है इसमें सर्वोत्तम में इस प्रकार से होता है, तो आपका ए तो बिल्कुल नहीं होगा। कीर्ति भी आप जानते हैं जो ता है इसमें छोटी की मात्रा लगती है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है आपका कीर्ति, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। स्रोत आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। संसारिक नहीं होता, आपका सांसारिक होता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला आपका एकदम शुद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13, सिर तोड़ में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको सिर तोड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आप क्या करिए, समास विग्रह करिए। सिर तोड़ को क्या करेंगे आप समास विग्रह? तो सिर को तोड़ हो सकता है आपका, और को आप विभक्ति किसमें लगती है बस आपको वो देखना है। तो कर्ता ने कर्म को होता है आपका, करण से होता है अपादान के लिए, संप्रदान अपादान से अलग होता है संप्रदान के लिए, तो अब बाकी किसी में नहीं आ रहा, कर्ता ने कर्म को, तो डी वाला ऑप्शन में आ रहा है, तो कर्म तत्पुरुष आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14, प्रश्न कह रहा है कि महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि महात्मा में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। महात्मा में कौन सा समास है?
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास। मैंने बताया तो स्टार्टिंग में कर्मधारय समास कि जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है और उपमेय उपमान होता है, या कह सकते हैं कि जब हम महात्मा का समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, महान है जो आत्मा, या जो आत्मा महान होती है। तो मैंने है जो वर्ड आपको बताया था कि उनमें आपको बीच में देखने को मिलता है, तो बस यही आपका ऑप्शन डी कर्मधारय जो है वो सही हो जाएगा। किसमें, महात्मा में यदि पूछा जाए आपको कौन सा समास है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 15। इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं आपको बताना है। छेकानुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार के कौन से भेद हैं ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। प्रश्न में ये अवश्य ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो अलंकार के भेद पूछे गए वो मुख्यता वाले पूछे गए हैं। जो छेका अनुप्रास आप देख रहे हैं सभी प्रकार के अंतर्गत प्रकार आते हैं, तो वो नहीं पूछा गया है। जो दो मुख्यता बांटे गए जिसके अंतर्गत आपका अनुप्रास, यमक या उपमा रूपक ये सभी आते हैं, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, छेकानुप्रास, शब्दालंकार, लाटानुप्रास, या इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं उत्तर की, तो बी वाला आपका शब्दालंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। दो डिवीजन में किया गया, एक तो आपका शब्दालंकार और एक और कौन सा, वो है आपका अर्थालंकार। तो इसके अंतर्गत अलग अलग डिवीजन किया गया है, परंतु जो प्रश्न पूछा गया था अलंकार के कौन से भेद हैं, उसके आधार पर आपका यही जो है वो बी सही हो जाएगा। इन्हीं दोनों के अलावा एक और आपका होता है उभया अलंकार। वो आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है पर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार भी जो है वो होता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16 प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 6, 5, 7 या 9। मुख्यतः आपको बताना है कि कौन कौन से अर्थालंकार के या कितने भेद जो है वो होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा एबीसीडी में से। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि 5 भेद जो है वो मुख्यतः होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका होता है उपमा अलंकार, दूसरा होता है आपका रूपक अलंकार, तीसरा होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा होता है आपका विभावना, और पांचवा और लास्ट होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो ये मुख्यतः आपके जो 5 डिवीजन किए गए हैं अर्थालंकार के, वो ये 5 जो है वो होते हैं। सब डिवीजन की यहाँ पर बात नहीं कही है, केवल अर्थालंकार के संबंध में जो है वो पूछा गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 17 कि इनमें से रस के कौन सा भेद है बताना है। करुण, रूपक, उल्लेख या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि जो रस हैं उनके भेदों में से इनमें से कौन सा जो है वो है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका करुण रस बिल्कुल सही हो जाएगा। करुण रस आपका जो है वो होता है, तो ये आपका रस के भेद के अंतर्गत आता है। करुण रस जो है इसका स्थायी भाव पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है इसका स्थायी भाव। तो इसका स्थायी भाव शोक जो है वो होता है। अब करुण रस होता क्या है इसको समझिए। तो इस रस में आप कह सकते हैं अपने किसी अपने का विनाश, या कह सकते हैं अपने का वियोग, या प्रेमी से सदैव जो बिछुड़ जाना है, दूर चले जाना है, दुख है, वेदना है, वो सारी जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वो आपकी करुण रस के अंतर्गत जो है वो होती हैं। इसी से मिलता जुलता आपका एक और होता है, वो होता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस। अब वियोग श्रृंगार रस भी यही कहता है जो इसमें बताया जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है उसको समझिए। वियोग श्रृंगार रस में दुख का तो अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले से पुनः एक मिलन जो है उसकी आशा बंधी रहती है कि फिर आगे जो है वो चल के हो सकता है, परंतु करुण रस में ऐसा जो है वो नहीं होता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन से मूर्धन्य व्यंजन जो है वो हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बहुत बार पूछे जाते हैं मूर्धन्य व्यंजन, तो आपको पता अवश्य होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। ड और ड़ ये जो है आपके मूर्धन्य व्यंजन जो है वो होते हैं।
और जिनको इंग्लिश में जानना है उसे यानी कि मूर्धन्य व्यंजन को उसे इंग्लिश में इसे यानी कि रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। इनमें और कौन से आते हैं तो आपका इसमें टा भी आता है और ठा भी आता है, उसके साथ साथ आपका ड़ा भी आता है और ये वाला ड़ा भी आता है। तो ये सभी आते हैं जिसमें आप कह सकते हो जो जीवा जो है उसके लचीले के सामने के हिस्से से उच्चारित होने वाले वर्ड हैं उसके अंतर्गत रखा जाता है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं 19। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से अल्प प्राण वर्ण जो है वो कौन से हैं। अल्प प्राण मैंने आपको बता दिया था, सेम वही प्रश्न देखिए है, ऑप्शन भी लगभग और बदले हुए हैं परंतु जो आंसर दे रखा है वो यहाँ पर वही दे रखा है। तो आप कह सकते हैं सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्प प्राण वर्ण क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। चार ऑप्शन है, शा, जा, गा या इया, इस प्रकार से चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर ABCD के फॉर्म में या डायरेक्ट उत्तर आपका एक जो है वो वर्ड में ही है तो उस फॉर्म में अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में जो है वो टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, वही हमारा लाइव टाइमिंग शाम 8 बजे है उसी समय, तो लाइव आ जाइएगा। इसी के साथ हमारा पार्ट आज का समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। इससे पहले की प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट अलग से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं और अदर सब्जेक्ट के भी चैप्टर वाइज प्रश्न जो है वो देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।